डॉक्टर बीना कौशिक, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग, एसपीसी, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का टॉपिक है मेरा सुल्ताना रज़िया। मध्यकालीन भारत में वह पहली मुस्लिम शासिका थी। राजनीतिक रूप से उसने राज्य की शक्ति को अमीरों में विभाजित करने के स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो कि उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। रज़िया योग्य पिता की योग्य पुत्री थी। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु के बाद हम देखें मृत्यु से पहले उसने अपने पुत्रों के अयोग्य होने के कारण रज़िया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। लेकिन सुल्तान की मृत्यु के बाद कट्टर मुस्लिम अमीरों ने रज़िया के स्थान पर उनके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। उसकी अयोग्यता के कारण शासन में अव्यवस्था फैल गई और दिल्ली की जनता ने इस परिस्थिति में रज़िया को अपना सुल्तान बनाया। तो रज़िया मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला थी या पहली मुस्लिम शासिका थी, जिसको कि जनता के द्वारा उसको नियुक्ति प्राप्त हुई और स्वयं पिता ने पुत्रों के होते हुए उसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। रज़िया शासक बनने के बाद हम देखें रज़िया ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें सबसे पहला प्रमुख कार्य था अमीरों के विद्रोह का दमन करना। रज़िया बुद्धिमानी, साहसी और धैर्यवान स्त्री थी। उसके स्त्री होने के कारण कई तुर्क अमीर उसे अपनी सुल्ताना स्वीकार नहीं कर रहे थे। बदायूं, मुल्तान, लाहौर, हांसी आदि के अमीरों ने उसके स्थान पर वजीर के नेतृत्व में विद्रोह प्रारंभ कर दिया। रज़िया ने कूटनीति से काम लेते हुए इन विद्रोही अमीरों में फूट डाल दी और उसके बाद उन्हें कठोरता से कुचल दिया। तो रज़िया ने राज्य में अपनी योग्यता के कारण राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित की। दूसरा कार्य उसने प्रशासन संबंधी कार्य किया। शासन में कुशलता लाने के लिए उसने अपने विश्वास पात्रों को विभिन्न पदों पर नियुक्त किया, जिसमें हम देखें ख्वाजा मुजाउद्दीन को वजीर नियुक्त किया, मलिक ऐतगीन को उसने अमीर हाजिब के पद पर नियुक्त किया, अल्तुनिया को भटिंडा का सूबेदार नियुक्त किया, जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान उसके द्वारा बनाया गया, जिसके कारण उसका आधिपत्य उच्च से लेकर लखनऊ तक कायम हो गया। तो रज़िया ने दूसरा प्रमुख कार्य किया, प्रशासन में कुशलता लाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अपने विश्वास पात्रों को नियुक्त किया। तीसरा कार्य उसके द्वारा किया गया कि सुल्तान की शक्ति और सम्मान में वृद्धि करना। इसके लिए रज़िया ने अपने व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन किया। उसने पर्दे का त्याग किया, पुरुषों की तरह कपड़े पहनकर दरबार लगाना प्रारंभ किया, शिकार और घुड़सवारी करना प्रारंभ किया। इन सब कार्यों के प्रति उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि स्त्री होना उसके शासन की दुर्बलता नहीं बन जाए। और तो इस प्रकार उसने शासन को अपने हाथों में लेने और कठोरता से चलाने के लिए उसने दरबार में और अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। उसने विद्रोहियों को कठोरता से दंडित किया, उन्हें अपने अधीन किया। लेकिन इन सब कार्यों से हम देखें कि उसका जो अमीर वर्ग था, कट्टर तुर्की लोग थे, वो उससे नाराज होने लगे। रज़िया के शासन काल में विभिन्न स्थानों पर विद्रोह होने लगे। वो एक जगह से दूसरी जगह उन विद्रोहों का दमन करने के लिए तत्परता से जाती थी, परंतु राज्य में सहयोग ना मिलने के कारण अंत में रज़िया का पतन हो गया। केवल 4 साल तक 1236 से 1240 तक वो दिल्ली सल्तनत पर शासन कर पाई। तो रज़िया के पतन के क्या कारण थे, जिसमें हम सबसे पहला देखें कि रज़िया द्वारा कठोर नीति अपनाने के कारण प्रांतीय अमीरों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिए। दूसरा प्रमुख कारण उसका रज़िया के स्त्री होने के कारण प्रतिक्रियावादी तुर्की अमीरों ने उसका विरोध कर दिया। तीसरा, रज़िया द्वारा पर्दे का त्याग करना, इससे भी कट्टर मुस्लिम वर्ग उससे नाराज हो गया।
चौथा और महत्वपूर्ण कारण है कि तुर्की गुलाम अमीर की महत्वाकांक्षाएं बहुत अधिक बढ़ गई थीं। वे सुल्तान को अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, अतः रजिया से उनका संघर्ष प्रारंभ हो गया और अंत में हम देखें कि रजिया का पतन हो गया और साथ में उसका वध हो गया। इस प्रकार रजिया ने पहली बार हम देखें मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शासन सत्ता को अपने हाथों में लेकर और अपने हिसाब से चलाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो उस समय की परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को नहीं ढाल पाई। इस कारण से अमीर वर्ग उसके रास्ते में बाधक बन गए और अंत में उसका पतन हो गया। धन्यवाद।